Good morning everyone. Welcome back to the video series of Vivekanand Public School. Today we are going to understand chapter 2 we can say of your class 10th English subject. We are taking these two poems today from your book First Flight. Before this we have understood chapter 1 named Letter to God. Today we are going to cover two poetries because they are short poems. That's why we are going to cover two poems today itself. First is Dust of Snow and the second one is Fire and Ice. Both are written by the same poet, Robert Frost. I hope you have heard this name before, Robert Frost. We will paraphrase the lines and also we will understand important words, vocabs from these poetries. With this, we will also understand the poetic devices used in the poetry, because poetic devices are very necessary to understand. They come in exam very often. Most of the time you get lines from any of your poetry from your book, and then some questions are fixed, like who wrote the poem, what is the rhyme scheme of the poem, and what are the poetic devices used in the poem. So we will discuss about rhyme scheme also and used poetic devices also. So without further delay, let's start the first poetry, Dust of Snow. Dust of Snow poetry says, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. सबसे पहले हम बात करें इन दोनों वर्ड्स की, इस वर्ड की हेमलॉक की, क्योंकि पहले 4 लाइंस में ये वर्ड दिया हुआ है. हेमलॉक क्या होता है? ये एक जहरीला पौधा या पेड़ होता है, अ पॉइजनस ट्री, जिसमें स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं. ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, कुछ हिली एरियाज़ में पाया जाता है. उसके बारे में उसने एक एग्जाम्पल दिया है. सिम्बॉलिक पोइट्री है एक तरह से, और इसमें मेटाफर्स को भी यूज़ किया गया है. हम एक बार पोइट्री समझ लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने मेरे ऊपर एक चीज़ गिरा दी. क्या थी वो? डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मतलब उसने कहा है कि पेड़ पर जो बर्फ़ जमी हुई है उसका एक छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का, या तो उस क्रो के, उस कौवे के टकराने से, या उसने उसको मुंह में रखा हो और गिरा दिया हो, कुछ भी तरीके से वो डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ उसने डस्ट छोटा टुकड़ा कहा है स्नो का, क्योंकि अक्सर डस्ट ही होती है जो हर जगह फैलती है, गिरती है, तो उसने इसको इससे कंपेयर कर दिया है और उसने कहा कि वो मेरे ऊपर आकर गिरा फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री से, हो सकता है वो क्रोस पर बैठा हो. सबसे मेन चीज़ इसमें सिम्बॉलिज्म की ये है, पोएट हमें ये बताना चाहता है कि हर कंट्री में, लगभग हर सोसाइटी में कुछ हम इल ओमन्स को मानते हैं, यानी अशुभ सूचकों को या अशुभ टाइम हम मानते हैं कि ये अच्छा टाइम है और ये बैड टाइम है. इसी तरह हम ओमन्स को मानते हैं. कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा काम अच्छा होगा, और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हो जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा काम बिगड़ जाएगा. जैसे हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम ये मानते हैं कि काम बिगड़ने वाला है, जबकि हम रियलिटी जानते हैं, बिल्ली को तो मालूम नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए जा रहे हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यता है जो कि लगभग झूठ है. तो उसने यही चीज़ बताने की या इस मेंटालिटी को तोड़ने की कोशिश करी है कि ये इल ओमेंस कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे ख्याल में होते हैं, हमने बनाए हुए होते हैं. इसी तरह कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि जब दो लोग साथ साथ चल रहे हैं या हैंड होल्ड करके चल रहे हैं और बीच में कोई पोल या खंबा आ जाता है और उनको अलग होना पड़ता है, या कोई दीवार या पिलर आ जाती है और उनको पता ना चले और दोनों को अलग होना पड़ता है, तो वो भी एक अशुभ सूचक होता है कि इल ओमेन होता है या बैड ओमेन होता है. तो उसने इस मान्यता को तोड़ने की कोशिश करी है. जनरली इसमें उसने बताया है, एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया है, क्योंकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है तो उसको बड़ा अशुभ माना जाता है. और उसी तरह कौआ जो क्रो होता है उसे हम अशुभ चीज़ों से जोड़ते हैं कि वो हमेशा बुरी चीज़ें लेकर आता है, इस तरह से माना जाता है. हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, जब वो 15 डेज़ आते हैं जब हम अपने फोरफादर्स को, अपने पितरों को, पूर्वजों को खाना वगैरह खिलाते हैं, जिन्हें हम श्राद्ध के दिन बोलते हैं, तो उसमें कौवे को खाना खिलाया जाता है. ऐसा लगता है कि वो डेथ या बैड चीज़ उससे कनेक्ट है.
तो ऐसा माना जाता है। तो इसमें उसने इन्हीं झूठी सोच या मान्यता को तोड़ने की कोशिश करी है। वो कहता है, सेकेंड लाइन में हमें समझ आएगा, वो कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जब उस क्रो के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो या स्नो का टुकड़ा हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिरा तो क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हार्ट को क्या दिया, चेंज ऑफ मूड, मेरा दिमाग बदल गया। यानी वो ये कहना चाहता है कि वो परेशान था, किसी चीज़ से चिंतित था, उसे किसी तरह की एंग्जाइटी थी, वरी था, वो वरीड था, लेकिन अचानक जो कौआ बुरी चीज़ें लेकर आता है या जिसको बैड चीज़ों से जोड़ा गया है या उसे अशुभ सूचक माना गया है, उसने मेरे लिए खुशी लाया, मेरा माइंड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, जब हम किसी चीज़ का अफसोस करते हैं और उसी अफसोस में अपना समय गुजारते हैं दुखी मन से, उसे र्यूड कहा जाता है। वो कहता है कि उसके वो बर्फ़ के टुकड़ा गिराने से मेरा माइंड चेंज हुआ, मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई और जितना दिन मैं बर्बाद कर चुका था उसके अलावा जितना दिन बचा था उसने मेरा वो दिन बढ़िया बना दिया, मेरा दुख, मेरा अफसोस या मेरा रिग्रेट जो है दूर हो गया। इस तरह से वो ये बताता है। तो उसने एक तो इन बैड ओमेंस को तोड़ने की कोशिश करी है और उसने बताया है कि इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, कि आप किस तरह का मूड रखना चाहते हैं। सारी खुशी या दुख आपके सोच में होता है और इसी तरह बैड और गुड भी आपकी सोच में होता है। कोई पर्टिकुलर चीज़ बैड ओमन या बुरी चीज़ लेकर नहीं आती है। इसके अलावा अब हम दूसरी पोइट्री की बात करें, फायर एंड आइस, इसको भी हम पैराफ्रेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। फायर एंड आइस में वो कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। लाइंस को ध्यान से देखें और सुने। जब आप इसे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हो तो अपने पास बुक लेकर बैठें, आई होप आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया का जब अंत होगा तो आग की वजह से होगा, प्रलय होगा तो आग की वजह से होगा। एंड सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ़ या पानी की वजह से होगा। यहाँ भी बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म या संकेत उसने यूज़ किया है। उसने फायर मतलब रियल आग को नहीं बल्कि लोगों की कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स को कहा है, इच्छाओं को कहा है कि हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा है, अगर सबकी पूरी हो जाए तो शायद वर्ल्ड चल नहीं पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम अगर एक लॉटरी की टिकट खरीदते हैं तो हम ये सोच के खरीदते हैं कि हमारी 10 रुपए की टिकट में हमें लाखों का इनाम फंसेगा। इसी तरह हर एक व्यक्ति जिसने वो टिकट खरीदी है वो सोचता है कि मेरा इनाम आएगा, मुझे रकम मिलने वाली है। पर अगर हर एक व्यक्ति की टिकट फंस जाए, हर एक व्यक्ति का नंबर लग जाए तो सबको वो लाखों रुपए नहीं मिलेंगे बल्कि 10-20 रुपए ही सबके हिस्से में आएंगे। इसका मतलब डिज़ायर्स कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक की डिज़ायर पूरी होती है तो बाकी की अधूरी रह जाती है और इसी तरह वर्ल्ड चलता है। तो वो कहता है मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा इच्छाओं की वजह से ये दुनिया एक दिन इसका अंत हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से हो जाएगा। आइस को उसने एक चीज़ से, उसने आइस को भी कंपेयर किया है। उसने कहा है कि लोगों का, और उसने कहा है कि डिज़ायर्स के अलावा यानी फायर के अलावा आइस से भी वर्ल्ड खत्म हो सकता है, जिसको उसने हेट यानी नफ़रत से कंपेयर किया है। दुनिया में जो झगड़े हैं, एक दूसरे से नफ़रत है, चाहे वो रिलीजन की वजह से हो या सच और झूठ की लड़ाई हो या किसी भी वजह से जो एक दूसरे से लोग नफ़रत करते हैं, जबकि हम सब फेलो इनहेबिटेंट्स हैं इस दुनिया के, सबको भगवान की संतान माना जाता है। एक तरह से हम सब एक दूसरे के भाई बहन या रिलेटिव्स हैं, बट फिर भी हमारे अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ द्वंद्व हैं और कुछ एक तरह से कहना चाहिए नफ़रत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अंदरूनी है, जो कभी दिख जाती है कभी नहीं भी दिखती है, हिडन हेट भी होती है। तो वो कहता है कि शायद इस नफ़रत की वजह से, इस घृणा की वजह से इस दुनिया का अंत हो सकता है। डेंटिस इन्फर्नो नाम की एक बुक है जिसमें ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें डिज़ायर और इससे हेट से दुनिया के अंत के बारे में बताया है। वो कहता है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहता है कि मैंने जो अब तक एक्सपीरियंस किया है इस दुनिया में, मुझे लगता है कि डिज़ायर्स की वजह से दुनिया का अंत होगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो ये मानते हैं कि फायर से यानी डिज़ायर्स की बहुतायत या अधिकता से इस दुनिया का अंत होगा। सेकेंड स्टेंजा में वो कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
पेरिश का मतलब यहाँ होता है डाई या मरना, हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं टफ वर्ड्स में। पेरिश मतलब डाई। अगर दुनिया को 2 बार मरने का मौका मिल जाए, क्योंकि वो कहता है दुनिया का एक बार अंत होगा, या तो डिजायर से या हेट से, फायर से या आइस से, पर अगर दुनिया को 2 बार पेरिश का, डाई का मौका मिल जाए, तो वो कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कहता है नफरत भी बहुत है, अगर एक बार दुनिया डिज़ायर से मर जाएगी यानी कि फायर से मर जाएगी, तो दूसरी बार उसका अंत आइस से यानी नफरत से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि वो कहता है दुनिया के अंत के लिए जितनी नफरत की आवश्यकता है उतनी दुनिया में ऑलरेडी है, मतलब वो ख़त्म कर सकती है। एंड वुड सफाइस, और ये सफाइस होगी मतलब बी इनफ या बी सफिशिएंट, इतनी नफरत काफ़ी है दुनिया का डिस्ट्रक्शन करने के लिए, दुनिया को अंत तक ले जाने और उसका अंत करने के लिए। तो इस तरह से वो दोनों पोइट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों को बताता है और सिम्बोलिज्म का यूज़ करता है। अब हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहला मैंने आपको बताया, इसमें एक क्वेश्चन जो है पोइट्री की लाइंस की जब एक्सट्रैक्ट आपके एग्जाम में आती हैं तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स या हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो आप जानते हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसे याद रखें, लगभग सभी चैप्टर्स में ये बात याद रखें कि उसका राइटर और पोएट कौन है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें राइम स्कीम कौन सी यूज़ हुई है। आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस भी राइम स्कीम को समझा है, एक बार और हम उस पर बात कर लेते हैं। राइम स्कीम जो होती है पोइट्री को गाने लायक बनाने के लिए जो लास्ट के वर्ड्स में राइमिंग जोड़ी जाती हैं ताकि वो एक जैसे वर्ड्स आए साउंड में, तो उसको राइम स्कीम बोलते हैं। इसे पहचानना बहुत आसान है, जैसे आप अगर बुक रखे हुए हैं तो आप देखिए डस्ट ऑफ स्नो में पहला वर्ड क्रो है और दूसरा है मी। आप देख सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन साउंड से नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड लाइन में जो वर्ड है स्नो और फोर्थ लाइन में जो वर्ड है ट्री, उनका कॉम्बिनेशन यानी फर्स्ट लाइन का थर्ड लाइन से और सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड का फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से कॉम्बो बन रहा है। तो आप कह सकते हैं क्रो मैच करता है स्नो से और मी मैच करता है ट्री से। तो इस तरह से हमारी राइमिंग स्कीम बनती है ए बी, ए का ए से मैच किया यानी क्रो का स्नो से और मी का ट्री से। उसके बाद हम देखें तो फिर वही चीज़ है, हार्ट पार्ट से मैच करता है और मूड र्यूड से। तो इसे हम कहेंगे हार्ट को अगर हम सी कहें और मूड को डी कहें तो वापस सी और डी, यानी पूरी पोइट्री की राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी डी। इस तरह से राइमिंग स्कीम आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसी तरह आप फायर एंड आइस की भी राइमिंग स्कीम समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पोइटिक डिवाइसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइंस दी हुई होती हैं और पूछा जाता है कि विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड। वैसे हम बात कर चुके हैं इस बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पोइटिक डिवाइसेस बट चीफली 9 to 10 or 12 poetic devices are used because rest of the poetic devices are substitute of one another। वो एक दूसरे के सहायक हैं या सपोर्टिव हैं। हम बात करें इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं दोनों पोएट्री में, तो पहला तो हम बात करें मेटाफर की। आप जानते हैं मेटाफर कहाँ यूज होता है, जब एक चीज की दूसरी चीज से पूरी तुलना की जाती है तो मेटाफर होता है। अगर कोई एक क्वालिटी को कंपेयर किया जाए तो वो सिमिली होती है। यहाँ पर आप देखिए डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के टुकड़े को डस्ट कहा है जो उसके ऊपर गिरा है, तो वो मेटाफर का उसने यूज किया है, जबकि एक्चुअली डस्ट अलग चीज होती है। तो ये एक पोएट्री में मेटाफर है। दूसरा एक सिंबोलिज्म है कि यहाँ पर कौवे को और हेमलॉक ट्री को सिंबॉलिक बताया है, इल ओमन अशुभ सूचकों का सिंबल बताया है, तो सिंबोलिज्म भी इसमें यूज हुआ है। इसके अलावा हम कुछ और पोएटिक डिवाइस की बात करें जो कॉमनली दोनों पोएट्री में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला देखिए आप एनाफोरा। एनाफोरा ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड्स एक साथ एक के बाद एक बार बार रिपीट करके यूज किए जाते हैं पोएट्री के पोएटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, तो वो एनाफोरा होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखकर बाकी के एग्जाम्पल्स खुद ढूंढ सकते हैं। फायर एंड आइस की पहली और दूसरी लाइन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ये जो सम से वर्ड है ये दो बार आया है, इसको पोएटिक इफेक्ट को हाइटन करने के लिए दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है एनाफोरा का। दूसरा पोएटिक डिवाइस हम देखें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसा पोएटिक डिवाइस होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड लगातार रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन होता है। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। आप कई जगह एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो में आप देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट,
एच का रिपीटिशन हुआ है, भले ही थोड़ा दूर है पर दोनों वर्ड्स एच साउंड से स्टार्ट है, हैज़ और हार्ट, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। इसी तरह सेव्ड और सम, एस एस का 2 बार कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है, तो सेव्ड और सम जो कि सेकेंड लास्ट लाइन में है डस्ट ऑफ स्नो के, वहाँ भी एलिट्रेशन का यूज है। इसी तरह एलिट्रेशन आप फायर एंड आइज में भी ढूंढ सकते हैं। फिर हम बात करें एजोनेंस की, एजोनेंस भी कुछ इसी तरह का होता है, मगर इसमें वॉवल साउंड जो है वो रिपीट होता है, पर ध्यान रखें ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार हो, बीच बीच में वर्ड्स को छोड़कर भी हो सकता है। एजोनेंस के हम एग्जांपल देखें तो आप फायर एंड आइज में देखिए, पहली ही लाइन में वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो जो आई है विल, इन और फायर, आई को रिपीट किया गया है अलग अलग वर्ड्स में एक जैसा साउंड क्रिएट करने के लिए, तो ये एजोनेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरह एजोनेंस का हम एक और एग्जाम्पल देखें, इसी स्टेंजा की 4th लाइन में, होल्ड दोज हु फेवर फायर, ओ जो वॉवेल है उसका रिपीटिशन हुआ है इसमें, आप देखिए अलग अलग वर्ड्स में, बीच में कुछ वर्ड भले ही अलग मिले जैसा मैंने आपको बताया, तो बीच में भले अलग वर्ड मिले, 1-2 वर्ड छोड़कर वो रिपीट हुआ हो तब भी वो एजोनेंस होगा, वॉवल साउंड का रिपीटिशन। तो आप देख सकते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो ओ का रिपीटिशन हुआ है, तो ये एजोनेंस है। इसके अलावा कॉन्सोनेंस का भी इसमें यूज हुआ है। कॉन्सोनेंस क्या होता है, जिस तरह एजोनेंस है, बस फर्क ये है कि वहाँ वॉवल का रिपीटिशन होता है, यहाँ कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है। आप जानते हैं 5 लेटर्स को छोड़कर, A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं, उनका जहाँ पे आपको रिपीटिशन मिले वो कॉन्सोनेंस होता है। पर फर्क क्या है, एक नज़र में तो एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस एक जैसे लगते हैं, पर एलिट्रेशन में लगातार उसका यूज़ ज़्यादा देखने को मिलता है या बीच में कम गैप होता है, कॉन्सोनेंस में मल्टीपल वर्ड्स में वो होता है, अलग अलग वर्ड्स में होता है। कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल हमें जैसे डस्ट ऑफ स्नो में हम देखें तो सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डे आई हैड र्यूड, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, डी जो है उसका प्रोनाउंसिएशन हुआ है, बीच में आई आ गया है हालांकि, तो डे हैड और र्यूड में डी का रिपीटिशन हुआ है, ये कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। तो इस तरह आप इन सारे पोएटिक डिवाइसेस को ढूंढ सकते हैं। इनके अलावा एक और खास जो हम भूल रहे हैं वो है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है, जब किसी लाइन की स्टार्टिंग हो और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के वो लगातार चलती रहे और सीधे फुल स्टॉप पर जाकर रुके, तो वो एंजाबमेंट का एग्जाम्पल होता है। जैसे आप देखिए फायर एंड आइज में लास्ट में जो एक लाइन स्टार्ट हुई है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, इस पूरी लाइन में कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है और सफाइस के बाद ही वो खत्म हुआ है और वहां फुल स्टॉप लगा है। तो ऐसी कंडीशन में एंजाबमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। आई होप आपको ये सारे डिवाइसेस समझ में आए होंगे। ये सारे डिवाइसेस हर पोएट्री में यूज़ कहीं ना कहीं होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए हमें उनका बेस और उनका आइडिया मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने इस पर आज डिस्कशन किया। आगे की पोएट्रीज में हमें इससे आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें हम अगले चैप्टर्स को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।